हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने वह वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और आपने उसके लिए सालों से परिश्रम करा है, ठीक है। और ये वीडियो जो है आपके उस परिश्रम को बेहतर से बेहतर बना सकता है, ठीक है। वो कैसे? तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का मॉडल पेपर 2025, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर को आप जरूर कंसंट्रेट होकर पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके मेहनत को सफल बनाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको ये जो पेपर होगा जो आप एग्जाम बोर्ड में सॉल्व करेंगे वो पेपर कितने समय का होगा। वो होगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। कितने समय का होगा? 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और उस 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट के शुरुआत के जो 15 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम पे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। यानी यहां देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। जो शुरुआत के 15 प्रश्न हैं, यानी आप प्रश्न पत्र को लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए। और यदि पढ़ते समय आपको कोई प्रश्न 2-4 प्रश्न ऐसे लगे कि यार ये तो बहुत प्रश्न हार्ड है, ये प्रश्नोत्तर जो प्रश्न पत्र है वो बहुत हार्ड आया है, तो आप बिल्कुल उसको देखकर निराश मत होइएगा। आप वहाँ धैर्य से काम लीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत के 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र करने के मिलेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। आपको उस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न दिए होंगे उन सभी को हल करना अनिवार्य है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, यानी पूरा पेपर जो है वो 2 खंडों में होगा। एक खंड आ होगा और दूसरा खंड बा होगा, ठीक है। अब आ और बा में क्या दिया गया है ये आगे डिस्क्राइब कर लेते हैं। कहता है कि खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जो खंड आ होगा उस प्रश्न पत्र में वो आपके 20 नंबर का 20 बहुविकल्पी प्रश्न होगा। और उसका उत्तर जो है, उन 20 का उत्तर जो है आपको कहाँ फिलअप करना होगा? OMR सीट में, ठीक है। OMR सीट में फिलअप करना है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, उस OMR सीट को आप बहुत सावधानी पूर्वक अपने रोल नंबर को फिलअप करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो यहीं पे गलती करते हैं। अच्छा, गलती करना स्वाभाविक भी है। आप जब शुरुआत में जाते हो तो सबसे पहले आपको मिलता है, पहली बार आप उससे इंटरफेस हुए होते हो तो वहाँ गलती हो जाती है। तो आप गलती से बचने के लिए आप उस OMR को एकदम कंसंट्रेट होके एकदम सावधानी से फिलअप करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपका अपना रोल नंबर जो है वो गलत फिलअप ना हो, ठीक है। आपको वहाँ नंबर मिला रहेगा, उस नंबर में आपको नंबर फिलअप करना होगा और उसके बाद उस गोले को जो है वो आपको ब्लैक पेन से, बाल पेन से वो फिलअप करना होगा, ठीक है। तो OMR सीट में भरने हैं। अब अगला इंस्ट्रक्शन ये है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के बाद उसे काटे नहीं, ना इरेज करें, ना वाइटनर का प्रयोग करें। जब आप उस पर भर देंगे, सपोज करो आपने कोई उत्तर भर दिया और आपको बाद में लगे ये तो गलत है, इसको हम इरेज करके या फिर काट करके दूसरा उत्तर भर दें, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। यह आप बिल्कुल मत करिएगा। जो आपने एक बार भर दिया है ना तो आप उसको इरेज करने का प्रयास करिएगा, मिटाने का प्रयास करिएगा, और ना ही आप उस वाइटनर का प्रयोग करके दूसरा जो है गोला वो भरने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं, अगला इंस्ट्रक्शन ये है कि खंड बा में, खंड आपने आ में देख लिया कि 20 अंक के 20 विकल्पी प्रश्न होंगे और उन सभी के उत्तर जो है आपको कहाँ देने हैं? OMR सीट में भरने हैं। चलिए 20 प्रश्न तो हो गए। अब खंड बा की ओर बढ़ते हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। अब आपको यहाँ 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ये आपको देना है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। खंड बा में कितने प्रश्न होंगे फ्रेंड्स? वो 5 प्रश्न होंगे। अब कहता है कि प्रत्येक खंड के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब हर प्रश्न के 5 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। और उन 5 प्रश्न में आपको स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि आपको इस प्रश्न में कितने खंड करने हैं, ठीक है। वो आप इंस्ट्रक्शन जरूर अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्व करिएगा। अगर 5 प्रश्न दिया है, आपसे कहता है कि 4 प्रश्न सॉल्व करना है, तो आप उसको 4 ही सॉल्व करिएगा, 5 मत करिएगा,
ठीक है। तो आप उसको जरूर अच्छे से पढ़ करके जितने प्रश्न करने हो फिर आप उसको स्टार्ट करिएगा। चलते हैं अगले इंट्रोडक्शन पे। क्या कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए होंगे, जो भी जितने प्रश्न होंगे उनके अंक जो है उसके सामने दिए गए होंगे। अगला इंट्रोडक्शन है कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए। पहले प्रश्न आपको प्रारंभ करना है और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये इंट्रोडक्शन लास्ट है। कहता है आपको जो है वो पहले प्रश्न से शुरू करना है और अंत तक शुरुआत से करते जाना है। और जो आपको प्रश्न नहीं आता है उस पर आप समय नष्ट अपना बिल्कुल ना करें। ठीक है, वो आप प्रश्न को छोड़ दीजिए, बाकी जो आपको आ रहा है उसको सबसे पहले अच्छे से लगाइए। ठीक है, और जब आपको वहाँ टाइम मिलेगा, जब उसको आप कर लेंगे सारा, तो जो आपने नहीं करा है उसको अच्छे से तब आराम से करिए। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको आप पूरा जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। इंट्रोडक्शन तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं, आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि पूरे प्रश्न का जो खंड है वो कितने खंडों में होगा। वो 2 खंडों में होगा, आ और एक बा। और आपने ये भी पढ़ रखा था कि आ में जो है वो 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो यहाँ देखते हैं पहला खंड जो आ है वो उसके जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ से प्रश्न 1 है। और हाँ फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, आपको इसमें टाइम का मैनेजमेंट करना है। अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो कहीं न कहीं आपको वो जो है वो प्रॉब्लम में डालेगा। ठीक है, तो आपको यहीं से टाइम को मैनेजमेंट करते हुए आपको एक प्रश्न में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ओके, इसके प्रश्नों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। प्रयास करिएगा कि इसमें आप कम से कम टाइम जो है स्पेंड करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। ठीक है, 2 संख्याओं का मासा दिया है, लासा दिया है, मासा पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि यहां बताते हैं कि एलसीएम या 2 संख्याओं गुणनफल, आपने पढ़ा था फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या पढ़ा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये तो पढ़ा आपने। ओके, तो 2 संख्याएं कौन कौन है, एक 26 है और 156 है, बराबर एलसीएम आपको 156 दिया। देखिएगा, एलसीएम दिया 156 और माशा आपको ज्ञात करना यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 156 से 156 कट जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा ये माशा। तो कितना जाएगा मासा, ये हो जाएगा मासा 26। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपको अप्लाई क्या करना है, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर लाशा गुणे माशा। लाशा का मान 156 दिया है और माशा ज्ञात करना है। दोनों संख्याएं कौन थी, एक था 126 और एक था 156। 156 इधर गुड़ा, इधर आके भाग हो जामानी, 156 से 156 कट जाएगा तो केवल मासा बराबर कितना बचेगा, 26। तो ऑप्शन कहाँ है, 26। ये बी ऑप्शन जो है ये 26 है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, टाइम स्पेंड नहीं करना है। निम्न में परिमेय संख्या है, आपको ये बताना है कि इनमें परिमेय संख्या कौन है। परिमेय आपको संख्या बताया है कि वो परिमेय संख्या होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें अपरिमेय संख्या कौन है। तो जो करड़ी में हो और वो करड़ी से बाहर ना निकलती हो, उसका वर्गमूल जो है ना निकलता हो, तो उसका मतलब हो वो क्या होगी, अपरिमेय। तो यहाँ आप देख रहे होंगे करड़ी में 25 है, करड़ी में तो है लेकिन इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा तो ये बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। लेकिन अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो ये 5 तो है, करड़ी से बाहर है, और लेकिन जो दूसरा इसका पद है, जो दूसरा इसका टर्म है वो करड़ी से बाहर नहीं है। इसका मतलब है यही क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपरिमेय का मतलब है कि जो संख्या करड़ी में हो और वो वर्गमूल उसका ना निकलता हो, वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय चूज करना, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, अपरिमेय नहीं है। लेकिन ये करड़ी में 3 जो है 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसी वजह से ये अपरिमेय होगा। ठीक है, चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न में। कहता है रेखाओं x - 2 = 0 और y + 6
बराबर का प्रच्छेदन बिंदु होगा। अब प्रच्छेदन बिंदु क्या होता है, जब दो रेखाओं को, आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ रखा है, जब दो रेखाओं को सॉल्व करते थे, दो समीकरणों को सॉल्व करते थे, तो वहाँ x और y के मान मिलते थे। तो उन दोनों को सॉल्व करने पर x और y के जो मान मिलते थे उन्हीं को हम प्रच्छेदन बिंदु कहेंगे। तो यहाँ आपको दो समीकरण दिया, एक ये एक और ये, तो इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु का मतलब है यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा। देखिए आपको क्या दिया है, x माइनस 2 दिया है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 2, और यहाँ दूसरा आपको दिया है y प्लस 6 बराबर 0, तो y का मान कितना आएगा -6, यानी x का मान 2 और y का मान -6। जहाँ ये विकल्प होगा वही इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सलूशन होगा। तो आपको दिख रहा है ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, लेकिन डी वाला आपको विकल्प दिख रहा होगा। x का मान 2 है और y का मान कितना होगा, ये होगा -6। समझ में फ्रेंड्स। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x का मान 2 आएगा। तो 2 कहाँ है, 2 इसमें है। और यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो y प्लस 6 बराबर 0 है, तो y का मान निकालेंगे तो -6 आएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर -6। वो कौन सा विकल्प है, वो डी में है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। हमने आपको लिखवा रखा है कि जब दो रेखाएं का, अगर आप जब कोई, आपने पढ़ा होगा तीसरे चैप्टर में कि अब यदि आपको दो रेखाएं दी गई हैं और आपसे पूछा जाए कि रेखाएं प्रच्छेदी हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं, तो प्रच्छेदी रेखाएं कंडीशन क्या होता है, यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो इसका मतलब है रेखाएं कैसी होती थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। क्या होती थी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती थी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक केवल और केवल कितने हल होते हैं, एक हल होता है, यानी एक अद्वितीय हल होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक अद्वितीय हल होता है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, वो होता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रेखा प्रच्छेदी है और इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कहीं है ऑप्शन, ये a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब है यही रेखा कैसी है, एक अद्वितीय हल होगा। ये कंडीशन क्या होगा, ये एक अद्वितीय हल होने का कंडीशन है। आपको हमने पढ़ा रखा है तीसरे चैप्टर में। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ हमने डाल रखा है, आप उसको पूरा जरूर देखिए। और ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आप जान लीजिए, 1 से 2 से 3 नंबर में आएगा जरूर प्रश्न। ठीक है, इस पे तो यहाँ एक अद्वितीय हल होने के लिए कौन सा कंडीशन होता है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अच्छा, यहाँ अगर कहता अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होगा, तब वहाँ होता अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन जो होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, और अगर कोई हल ना होता तो शुरुआत के 2 बराबर होते, तीसरा बराबर ना होता, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होता, डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता। तो लेकिन यहाँ एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध पूछ रहा है, तो एक अद्वितीय हल होने का क्या होता है कंडीशन, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। लॉक करिए सी को। चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योगफल। यह आपको समीकरण दिया है, अब आपको इसके मूलों का योगफल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ शॉर्टकट अपनाना है। तो आपको बताया गया होगा कि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल जो होता है वो -b बाई ए होता है। क्या होता है, -b बाई ए। अब -b क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक b होता है और x² का गुणांक a होता है। तो यहाँ x गुणांक कौन है, -3 है, और माइनस फार्मूले में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 3 आएगा। और a का गुणांक कौन आएगा, 5, यानी 3/5 आएगा। क्या आएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3, और a का गुणांक कौन है, 5, यानी हो जाएगा 3/5। जहां ऑप्शन होगा वही विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ए फॉर, ठीक है, तो ए दिख रहा है, आपको इसको लॉक कर देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। आपको हमने बता रखा है तीसरे चैप्टर में कि यदि आप धारा के दिशा में जाएंगे तो धारा और आपकी चाल जुड़ जाएगी, लेकिन अगर आप धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपके चाल में से धारा की चाल घटेगी। तो यहां कह रहा है धारा, नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, 3 है। तो धारा के विपरीत में इसका मतलब दोनों को घटाना है, तो 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 5।
5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 मीटर पर सेकंड मत लगा दीजिएगा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब है 5 में से 3 घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, आपको विपरीत बताना है। अगर वो कहता धारा की दिशा में तो हम दोनों को जोड़ लेते तो 8 3 11 हो जाता, लेकिन वो विपरीत कहता है, तो विपरीत किसका मतलब है नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डी फॉर डॉग, ये ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या है, यदि 20x और 30 ये समांतर श्रेणी में है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या होगा, इनका योगफल आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योगफल कितना हो जाएगा, आप यहाँ जानते हैं कुल पदों की संख्या, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल पदों की संख्या, क्या होता है, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, कह रहा है कुल पदों का योग जो है वो कितना है 20 + x + 30 दिया है, और कितने हैं 3 पद हैं, और इसमें आपको पदों समांतर माध्य भी दिया होगा। अच्छा ठीक है, इसको जाने दीजिए। आपने यहाँ है अगर 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं, ए बी सी समांतर होती है, तो इसका मतलब है कि बीच वाला पद जो होता है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो यहाँ से होता है b बराबर 2b, ये बीच वाले का दुगना बराबर होता है पहले और अंतिम के योग के। यानी बीच वाला कितना है, यहाँ आप बीच वाला देखेंगे तो 2x है, तो x का दुगना 2x, और इनको जोड़ लीजिए 30 20 50, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 50/2 यानी 25। ठीक है, तो जहाँ 25 ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। फिर से एक बार समझिए, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो उनका मध्य पद का दुगना बराबर होता है पहले और अंतिम पदों की योग के। तो यानी यहाँ से मध्य पद कौन है, x है, तो 2x कर लीजिए और बराबर होगा इन दोनों के योग के, यानी 30 + 20 = 50 हो जाएगा, 2x = 50, तो x बराबर हो जाएगा 50/2, यानी x = 25। तो जहाँ 25 दिखेगा वही विकल्प आपका सही होगा। फ्रेंड्स समझ में आया, ओके। चलते हैं 8वां प्रश्न है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8वां प्रश्न है, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो आपको पता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर x1 - x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। यही तो होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 की बात करें, ये वाला x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो x1 का मान कितना निकल जाएगा 2 - x2 का मान कितना होगा 4, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 है, और y2 कितना है 1 है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे तो आपको -2 का मिलेगा, -2 का वर्ग ये, और यहाँ 2 का वर्ग, तो यहाँ -2 का वर्ग आएगा 4, और यहाँ 2 का वर्ग भी 4 आएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, और करड़ी में 8 का मान 2 करड़ी में 2 हो सकता है भाई, 4 2 8, 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, यानी इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 करड़ी में 2। ये ऑप्शन जहां हो वही ऑप्शन आपको लॉक कर देना है, यानी सी फॉर चेन्नई। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ये ऑप्शन लॉक कर देना है। चलते हैं प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है, कहता है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 बराबर -2 के शून्यकों का योगफल है। फिर आपको एक प्रश्न अभी मिला था कि इसके शून्यकों का योगफल पूछा जाएगा, तो बताइए अभी आपको बताएंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और -b का मतलब x का गुणांक और a का मतलब x² का गुणांक। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि माइनस ये हो जाएगा x गुणांक -5 और a का मतलब 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा -5/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूत्र में माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ a का मान 3 है और b का मान 5 है, यानी 5/3। ये जो ऑप्शन जहाँ होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको लॉक कर दीजिए। चले
अगला है कि बिंदु 4 कामा -4 कामा 0 4 कामा 0 और 0,3 के शीर्ष हैं। ये किसके शीर्ष हैं आपको बताना है कि ये किस त्रिभुज के शीर्ष है। आपको ऑप्शन दे रहा है संपूर्ण त्रिभुज, समलंब त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये आपको बताना है ये जो है ये किस त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं, यहाँ से आपको क्या करना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ऐसे ABC बना लेना है, ठीक है। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान -4 कामा 0, दूसरा है 4 कामा 0 और तीसरा है 0,3। अब आपको इनके बीच की दूरी निकाल लेना है। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। यानी x1 क्या है -4 है और -x2 क्या है -4। तो -4 और -4 कितना हो जाएगा 64, और ये y1 और y2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, ये आगे 8, या इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x1 - x2 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर, केवल 4 का स्क्वायर 16, और y1 - y2 यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और जब 9 आ जाएगा तो 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ये आएगा 5, ठीक है। अब दूरी के प्रयोग का फार्मूला प्रयोग करके आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आप स्पेंड मत करिएगा, ठीक है। अब इसकी आपकी बात करें तो यहाँ भी इसका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि जब ये दोनों बिंदु सेम है तो यहाँ भी इसकी दूरी भी सेम आएगी, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देख रहे होंगे आप इस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है, तो इसका मतलब है कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जहाँ ऑप्शन आपको दिखेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, वही आपका इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में इतना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 11, कहता है यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। sin a का मान कितना है 4/5, तो sin a आपको बताया गया है कि sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, सॉरी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी, और ये जो खड़ी रेखा है उसको लंब बोलेंगे। तो लंब यहाँ कितना है 4 है, ये कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। और ये जब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालोगे तो कितना आएगा 3। वैसे आपको याद कर लेना चाहिए कि हमेशा जो पाइथागोरस त्रिक होता है 3 4 5 का एक पेयर बनता है, तो 4 और 5 है, तो इसका मतलब है इसका तीसरा जोड़ा क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब तो हो गया ये 4, अब कर्ण साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब बताइए कितना है, यहाँ लंब है 4 और आधार कितना है 3, यानी 4 बटे कितना आएगा 3। तो यदि साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान क्या होगा 4/3। जहाँ यह ऑप्शन होगा, जहाँ 4/3 होगा वही इसका विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ओके क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये तो वैसे ही रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, या आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/5 सेक स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, यानी डी फॉर ये डॉग, ये डी फॉर डॉग ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्लियर। फिर से एक बार समझिए, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा 1 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आपको हमने बता रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1। तो जहाँ आपका ऑप्शन 1 होगा वही विकल्प आपका सही होगा, क्लियर। चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला 13 है, कहता है कि रेखाखंड AB का एक बिंदु P इस प्रकार है, ठीक है, रेखाखंड एक AB है कि AB है, उसमें एक बिंदु P इस प्रकार है कि PB/AB, यानी PB का मान 3 है और ये टोटल कितना है 7,
कह रहा है पी बी अपान ए बी जो है 7 है, यानी पी बी का मान 3 है और ए बी का मान 7 है। तो पी बी तो ये रहा, इसका मान 3 हो गया और ये टोटल 7 है। तो बताइए अगर पूरी डिस्टेंस 7 है और इतना 3 है तो ये वाले कितना होगा 4, यानी हो जाएगा ए पी और बी पी का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3। जहां आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं 14वां प्रश्न है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम परिधि की हेल्प से क्या निकालेंगे। आप जानते होंगे वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होता है 2πr होती है। क्या होता है 2πr होता है। और यहाँ आपको दे रखा उसकी परिधि कितनी है 22 है, तो यहाँ से 2 का मतलब 2 पाई का मतलब 22/7 और यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, यानी इधर ये भाग है तो ऊपर चला जाएगा और इधर ये गुणा है तो इधर ये आके भाग हो जाएगा, यानी r बराबर कितना निकल जाएगा ये 7/2। फिर से एक बार समझिए, कहता है वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है और यहाँ परिधि का बराबर दिया है 22, तो यहाँ से 2 का मतलब 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब यहाँ हो जाएगा और ये 22 से 22 कट जाएगा, इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी r बराबर कितना आएगा 7/2। अब कहता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब है वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का चौथाई, यानी पूरा अगर क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है, लेकिन उसका चौथाई, चतुर्थांश का मतलब चौथाई, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7×7 और इसका बटे 2 है, नीचे लिखेंगे यहाँ 22/7 और ये 7/2 और यहाँ भी 7/2 और ये 4। नहीं समझ, ये जो है r का मान 7/2 आया था, तो एक बार हमने ये 7/2 ये रख दिया, 7/2 ये 4 पहले से था, तो यहाँ से कटेगा तो ये एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 11 7 77, यानी 77 बटे कितना आएगा 8, 77/8। जहाँ कहीं ये ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का विकल्प सही होगा। तो 77/8 जो है आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब है इस प्रश्नावली का जो पहला विकल्प होगा वो होगा 77/8। कहने का मतलब है परिधि के हेल्प से पहले r निकाल लेंगे और चतुर्थांश कह रहा है तो इसका मतलब है पाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी का बटे 4 कर दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4 कर दिए, यहाँ मान रख के सॉल्व करेंगे तो 78 कितना आएगा, सॉरी 77 आएगा कितना 8 आएगा। ओके, चलते हैं प्रश्नावली का 15वां प्रश्न है। कहता है एक वलय को निर्मित करने वाली दो सकेंद्रीय परिधियां कितना है 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ दो परिधियां दी हैं तो आप दोनों के निकाल लीजिए। इसका आप निकाल लीजिए कि बाहरी परिधि ऐसे लिख दीजिए, दो परिधियां हैं, यानी एक को आप मान लीजिए r1 2πr1 बराबर कितना है 88। भाई परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो दो परिधियां हैं तो इसी वजह से एक को हमने r1 मान लिया त्रिज्या, एक को r2 मान लिया, तो 2πr1 बराबर कितना 88, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7 और r1 का मान निकालना है, रहने दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 22 दूना 44, 44/7 बराबर गुणे क्या है r1 बराबर कितना 88 और यहाँ से 44 दूना 88, ये 7 दूनी 14, r1 का मान कितना आएगा 14, ठीक है। अब ऐसे सेम दूसरी परिधि कितनी है 2πr2, दूसरी परिधि कितनी है 66 है, यहाँ भी मान रखिए वही 2 गुणे 22/7 और यहाँ r2 रहने दीजिए बराबर कितना 66, ये हो जाएगा 22 3 66, तो हो जाएगा r2 बराबर ये इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, यानी 7 3 21, भाई 7 में 3 गुणा होगा 7 3 21, 21/2, तो r2 बराबर कितना मिल जाएगा 21/2, ठीक है ना। तो r2 का मान 21/2 आ गया। तो अब आपको वलय की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो वलय की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, वलय की चौड़ाई बराबर हो जाएगा r1 माइनस r2। तो r1 कितना है, ये है 14 माइनस 21/2, ठीक है 21/2, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, ये 14 दूनी 28 और 28 में से 21 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 7/2। ये 7/2 जो है वो वलय की क्या होगी चौड़ाई। जहाँ कहीं भी आपको 7/2 दिख रहा होगा वही इस प्रश्न का क्या होगा ऑप्शन होगा, ठीक है, सही विकल्प होगा। ओके, ये है 7/2। सुना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है एक पाइप की बाहरी व्यास कितना है, वो है 4 तथा भीतरी व्यास 3 है।
तो व्यास दिया है, तो व्यास मुझे अगर रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। इसका मतलब है बाहरी व्यास क्या हो जाएगी, इसको हम इरेज करें तो बाहरी व्यास जो है, इसको इरेज करें, बाहरी व्यास जो है वो कितना है, वो 4, यानी R1 बराबर क्या हो जाएगा d/2, यानी हो जाएगा 4/2, यानी 2 आएगा। R1 का मान कितना आ गया 2। अब ऐसे भीतरी व्यास कितना है, भीतरी व्यास आपको दिया है 3, तो भीतरी व्यास अगर R2 निकालना चाहेंगे तो व्यास की आधी होती है, यानी 3/2, और 3/2 के निकालेंगे तो R2 बराबर आएगा 1.5, यानी R1 का मान आ गया कितना 2, और R2 का मान निकल गया कितना 1.5। फिर से एक बार समझिए, आपको व्यास दे रखा है तो त्रिज्या चाहिए होगी तो व्यास की आधी कर देंगे, तो व्यास दिया है 4, 4 का आधा 2, यानी R1 बराबर 2, और भीतरी व्यास दिया है 3, तो इसका मतलब R2 बराबर हो जाएगा 3 का आधा 1.5, 1.5। अब कह रहा उसकी लंबाई या ऊंचाई जो है वो कितना है, वो है 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर। तो पाइप में प्रयुक्त आयतन होगा, तो पाइप इसी फॉर्म का होता है, और ये जो होता है, इसकी बात करें, ये ऐसे कुछ बनेगा फिगर, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो हमें क्या करनी है, इसका जो आयतन है वो ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, ये जो खोखला पाइप इसे कहते हैं, खोखला पाइप का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई, उसका आयतन जो होता है पाई R1² माइनस पाई R2² इंटू H होता है, ठीक है। खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो पाई ब्रैकेट में R1 माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो R1 का मान रख दीजिए R1 का मान 2 का स्क्वायर, और R2 का मान है 1.5 का स्क्वायर, यानी यही ऑप्शन, H का मान कितना 20, यही ऑप्शन जहां मिलेगा वो विकल्प आपका होगा सही विकल्प, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, बी वाला विकल्प आप देखें तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है। फिर से आप समझिए, R1 का मान निकाल लेंगे बाहरी व्यास से, R2 का मान निकाल लेंगे भीतरी व्यास से, आपको H का मान दिया 20, यानी R1 का मान मिला, R2 का मान मिला, H का मान मिला। और ये कैसा बेलन है, खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन का आयतन जो होता है पाई ब्रैकेट में R1² माइनस R2² इंटू H। तो पाई का मान पाई रहने दीजिए, R1 का मान 2 है और R2 का मान 1.5 है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू H का मान 20 है, रख दीजिए। जहाँ विकल्प मिलेगा वही विकल्प आपका सही विकल्प होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्नावली का 17वां प्रश्न है। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, केवल अगर नॉर्मली बेलन होता तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है πr²h, यानी ये जो ये किसका फार्मूला है, ये बेलन के आयतन का फार्मूला है। और ये किसका फार्मूला है, ये शंकु के आयतन का फार्मूला है। ये किसका आयतन का फार्मूला है, शंकु के आयतन का फार्मूला। ये क्या है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फार्मूला है। किसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। और ये जो है ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, ठीक है। तो आप फार्मूला याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको बेलन का आयतन ना पूछा जाए, कुछ और पूछ लिया है, तो ऑप्शन में जितने भी फार्मूले हैं आप इसको याद कर लें, ठीक है। चलते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा πr²h। अब अगला है आंकड़ों इतने की माध्यिका होगी, तो माध्यिका बराबर क्या होती है, माध्यिका मतलब मिड टर्म जो बीच में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो किसकी किसकी माध्यिका पूछ रहा है, पूछ रहा आपसे 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका। तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिए आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये हो जाएगा, सॉरी 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में ले लिया। और जब ले लेंगे, अब देखो इसमें कितना है, ये 5 पद है, तो इसका बीच वाला पद कौन है, 5 है। इसका मतलब है इसका माध्यिका जो है वो कितना होगी, 5। जहां कहीं भी आपका विकल्प 5 दिखेगा वही विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स, सही इसका विकल्प होगा। नहीं समझ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी आपको आरोही क्रम में उसका माध्यिका निकालना, सबसे पहले आरोही क्रम लिखिए, और उसके बाद देखिए उसके बीचों बीच में कौन है। माध्यिका का मतलब ये होता है उसका बीच वाला पद आपको ज्ञात करना होता है। बीच वाला पद कौन है, 5 है, ठीक है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगा। तो 1 से 9 तक की संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या होता है 6, 7, 8, 9, ये 9 है। अब इनका आपको माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जोड़ लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 लोग हैं। तो इसका मतलब 9 से भाग करना है, कैसे, आपको 9, 1, 10, ये 10, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40,
40 5 45, जोड़ लीजिए भाई, जोड़ने का सिंपल नियम है, 9 में 1 जोड़िए 10, 8 2 10, 10 10 20 हो गया, 10 30 30 हो गया, 30 30 40 हो गया, 40 5 45, 45 में कितने से भाग करेंगे, टोटल 9 लोग थे तो 9 से भाग कर देंगे, तो 45/9 करोगे तो आएगा 5। यानी इन दोनों की 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो माध्य होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा। जहां कहीं भी आपका ऑप्शन 5 होगा वो आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलते हैं इस बहुविकल्प की जो प्रश्न है लास्ट है वो क्या है, कहता है कि यदि घटना ए की प्रायिकता P ऑफ ही है तो इसमें कौन सा सत्य है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यानी 0 0 0 या 0 से या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी, 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। तो ये विकल्प आपका सही होगा। कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी सदैव 1 और 0 के बीच में स्थित होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स आप वीडियो पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके।